आपको क्या चीज़ पता चली कि व्हाट इज एल्गोरिथम? बेसिकली इट इज अ मेथड, प्रोसीजर और टेक्निक और प्लान through which we can get the solution of our problem, and this procedure, technique or plan can be splitted into small steps or parts. So when we talk about the algorithm basically consist on different steps. जब भी मैं algorithm लिखूंगा ना, तो algorithm लिखने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के algorithm के लिए मुझे उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 उसको स्टेप्स की फॉर्म में लिखूंगा, ताकि वो एक प्रॉपर सीक्वेंस को क्या कर सके, फॉलो कर। याद करें आप GW बेसिक के अंदर आप लाइन नंबर्स भी इसीलिए लिखते थे कि एक सर्टेन स्टेप को वो क्या कर सके, फॉलो कर सके। अच्छा, अगर हम आगे चलें तो जब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं तो एल्गोरिथम होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो एल्गोरिथम के अंदर मेजर 3 पार्ट होते हैं कि इनपुट होता है, एक प्रोसेसिंग होता है, एक आउटपुट होता है। जो आपके पास इनपुट है इसकी डेफिनेशन यहाँ नहीं बल्कि नीचे लिखी हुई है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जिस वक्त मैं ये बना रहा था, उस वक्त मैंने इसको यहाँ पर गलत लिख दिया था। इनपुट की डेफिनेशन जो है ना बेटा, वो ये दी हुई है कि व्हाट इज इनपुट। तो आप जानते हैं कि जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर आपको मैंने बताया कि कोई भी प्रोग्राम है, अगर प्रोग्राम भी तो आपके पास प्रॉब्लम ही होती है ना, प्रोग्राम भी तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो प्रोग्राम के भी तो यही 3 पार्ट्स होते हैं, एक इनपुट होता है, एक प्रोसेसिंग होता है, एक आउटपुट होता है। अब ये बताइए, एल्गोरिथम या प्रोग्राम हैज जीरो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इनपुट ना हो। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान स्क्रीन पे प्रिंट करा दे 10 दफ़ा, तो उसमें कोई इनपुट आप नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन 1 इनपुट्स हो आपके पास। तो ये स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स आप क्या करते हैं, एल्गोरिथम के अंदर एक फेज इनपुट का होता है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा फेज किसका होता है, प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग के फेज में एक मिनट, हाँ बेटा। तो एल्गोरिथम के अंदर आपके पास इनपुट्स जो है वो 0 हो सकते हैं। प्रोसेसिंग क्या होती है, वो मेथड होता है जिसको आप जिस मेथड के थ्रू आप क्या करते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट। मसलन प्रोसेसिंग के अंदर ये होगा कि अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो उसमें प्रोसेसिंग क्या होगी कि मैं पहले नंबर्स को क्या करूँगा, अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो बताइए एवरेज कैलकुलेशन में प्रोसेसिंग क्या होगी कि पहले नंबर्स को मैं क्या करूँगा, सम करूँगा, और सम करने के बाद फिर इनको क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा किस चीज़ से, टोटल नंबर ऑफ टर्म से। और आउटपुट आप जानते हैं क्या होता है, द रिजल्ट विच इज गोइंग। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हो सकता जिसमें कोई आउटपुट ना हो। हर प्रोग्राम का कोई ना कोई रिजल्ट या आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले। देखिए ऐसा मुमकिन है कि कोई इनपुट ना हो, इनपुट 0 हो सकता है लेकिन आउटपुट कभी भी 0 नहीं हो सकता। देयर मस्ट बी 1। देखिए हैज 1 और मोर आउटपुट्स, एक या एक से ज़्यादा आउटपुट्स होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आउटपुट्स ना हो, ठीक है। तो ये इन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। अब यहां से ये एल्गोरिथम समझा रहे हैं कि एल्गोरिथम लिखा कैसे जाए। सबसे पहले ये प्रॉब्लम आई, उसकी प्लानिंग की तुमने, और प्लानिंग के बाद उसका क्या चीज लिख लिया तुमने, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किस तरीके से लिखा जाता है कि एल्गोरिथम के अंदर स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6। तो एल्गोरिथम स्टेप्स की फॉर्म में, तभी इसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, एल्गोरिथम कहलाता। अच्छा, स्टेप 1 के बाद यहाँ पे कॉलन अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे जो स्टार्ट लिखा है ना, हर एल्गोरिथम स्टार्ट से शुरू होगा और स्टॉप पे क्या होगा, एंड होगा। यानी कि उसकी बिगिनिंग स्टार्ट से हो रही होगी और एंडिंग स्टॉप से। यानी कि देखिए स्टार्ट भी एस से शुरू होता है और स्टॉप भी एस से, तो इससे जहन में रखिएगा, एंड मत लिख दीजिएगा, स्टॉप और स्टार्ट लिखा जाता है। ये इसके रिजर्व वर्ड्स हैं, यानी कि जब भी एल्गोरिथम लिखा जाएगा तो इन्हीं वर्ड से शुरू और इसी से खत्म होगा। अब देखें, स्टेप 1 में स्टार्ट किया और देखिए वैल्यूज असाइन करना। प्रॉब्लम में है क्या, फाइंड द सम
प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। यानी कि आप 5 नंबर चाहें तो यूजर से ले लें, 5 नंबर्स चाहे आप यूजर से इनपुट कराएं, चाहे आप अपने प्रोग्राम में ऐसे ही असाइन कर दें वाली। आपने उनका क्या मालूम करना है, पहले सम, फिर प्रोडक्ट और फिर एवरेज। तो जब ये मालूम करेंगे तो इनको आप आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले करेंगे। तो बताइए, पहले 5 गिवन नंबर्स, इनपुट क्या करूंगा, 5 नंबर इनपुट लूंगा या असाइन। इसमें हम इनपुट भी ले सकते हैं और यहाँ पे मैं इन वैल्यूज को क्या करा सकता हूँ, असाइन भी करा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड आउटपुट क्या है, आपने आउटपुट डिस्प्ले कराना है सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। प्रोसेसिंग क्या होगी, प्रोसेसिंग के अंदर मैंने उन नंबर्स को ऐड करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, उनको डिवाइड करना है। यहाँ पे प्रोसेसिंग शो कर रहा है कि आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो अप्लाई हो रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये यहाँ पे। अच्छा, ये जो आपको लिखा है ना, प्लानिंग द सॉल्यूशन, ये 3 स्टेप अभी मैंने बताया था। जब सॉल्यूशन प्लान किया जाता है तो 3 चीजें होती हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। तो ये तीनों चीजें इन्होंने लिख दी हैं। अब मैं यहाँ पे एल्गोरिथम लिखने के लिए, एल्गोरिथम स्टार्ट से हुआ। 5 नंबर पहले मैंने क्या करने, 5 नंबर्स गिवन इनपुट लेने। तो लेट द 5 नंबर्स आर, ऐसे ही लिखेंगे, लेट 5। जब इनपुट लिया जाता है तो वो लेट से लिखा जाता है। क्या क्या हो गया भाई, ये A2 B5 C8, अपनी तरफ से आपने ABCDE ले लिया और उनके अंदर वैल्यूज डाल। अगर आप ऐसे लिख लेते हैं A, B, C, D, E, तो भी ठीक होगा। जरूरी नहीं है कि आप, अगर आप वैल्यूज भी दे रहे हैं तो भी ठीक है। फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप में ये हेडिंग है। ये जो लिखा जाता है ना, ये इसकी हेडिंग होती है कि सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपने स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने के बाद वैल्यूज असाइन की। सेकेंड स्टेप में आप क्या चीज फाइंड करने जा रहे हैं, सम। तो भाई सेकेंड स्टेप में सम कैसे फाइंड करेंगे, कि आपके पास एक वेरिएबल सम होगा जिसके अंदर A, B, C, D, E की वैल्यूज क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, इनको ऐड करके सम में डाल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या चीज मालूम करनी है, प्रोडक्ट। तो फाइंड द प्रोडक्ट स्टेप 3 में तो A to B C D E आ जाएगी। फिर एवरेज मालूम करना है, तो फाइंड द एवरेज। हाउ डू वी फाइंड द एवरेज, तो एवरेज जो होगा वो जो ऊपर सब कैलकुलेट किया है, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। इन 4 स्टेप्स के बाद यहाँ से यहाँ तक प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई। ये तीनों स्टेप्स जो थे ये किसके थे, ये प्रोसेसिंग के थे, ये तीनों स्टेप्स प्रोसेसिंग के। अब मैंने आउटपुट डिस्प्ले करना है, स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, आउटपुट। यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, आउटपुट। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, आउटपुट। तो आउटपुट क्या क्या कर रहा हूं मैं, सम, प्रोडक्ट और एवरेज वेरिएबल्स स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा दूंगा और प्रोग्राम को क्या कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। बात समझ में आई बेटा? तो अब ये बताइए कि इस प्रोग्राम को अगर मैं सी लैंग्वेज में बनाऊं, तो सी लैंग्वेज के अंदर देखिए कैसे बनेगा। पहले तो आ जाएगा मेन। अब ये यहां से शुरू हुआ, मैंने पहले क्या किया, इंटीजर A, B, C, D, E। फिर मैंने डिफाइन किया इंटीजर सम, प्रोडक्ट, और फिर फ्लोट डिफाइन कर दिया मैंने, या इन सबको फ्लोट ही रख लिया इन सबको, क्योंकि डिवीजन होगा ना तो फ्लोट आना चाहिए। सम, प्रोडक्ट और एवरेज, ये सारे डिफाइन कर दिए। अब पहले मैंने क्या किया, A इज इक्वल्स टू 5, B इज इक्वल टू 6, ऐसे करके मैं यहाँ पे नीचे लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, ये B इज इक्वल्स टू 6, C इज इक्वल्स टू 9, D इज इक्वल्स टू 4, E इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, फिर मैंने देखिए यहाँ पे ये वाला स्टेप हो गया। फिर स्टेप क्या है, सम का, तो मैं क्या कर दूंगा, सम इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस E तक है। और सम के बाद फिर मैं प्रोडक्ट लूँगा, फिर एवरेज कैलकुलेट करूँगा, सम को डिवाइड करूँगा 5 से, और आखिर में प्रोग्राम एंड। तो बताइए ये जो कहलाता है, ये कहलाएगा कोडिंग। ये आपके पास कहलाएगी सी लैंग्वेज की कोडिंग। तो इसका मतलब क्या है कि आप पहले एल्गोरिथम लिखते हैं और फिर उस एल्गोरिथम को ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई भी स्पेसिफाइड लैंग्वेज की कोडिंग। तो बताइए हर स्टेप के रिलेटिवली एक सेपरेट स्टेटमेंट कोड लैंग्वेज का जनरेट हो रहा हो। अच्छा, अब मजे की बात क्या है,
मैंने आपको प्रोग्राम बनाना सिखाया है, तो अगर प्रोग्राम बना हुआ हो तो उस प्रोग्राम से आप एल्गोरिथम भी आसानी से क्या कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स में लिख सकते हैं। तो यहां से उधर और उधर से इधर दोनों तरफ आप आ जा सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आपने क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर अमंग 3, 3 नंबर इनपुट लेने, तीनों अनइक्वल नंबर्स हो और उसमें से लार्जेस्ट मालूम करना। समझ में आती बात? अभी बताइए, जब मैं लार्जेस्ट मालूम करने के लिए जाऊंगा तो मैं ये जानता हूं कि मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट इफ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो भाई देखिए, आपके पास एल्गोरिथम के अंदर इफ स्टेटमेंट को हैंडल किया जाता है अलग तरीके से, और जब आप इसे हैंडल करेंगे तो उसको हैंडल करने का जो मेथड होता है वो मैं अभी बताऊंगा। अब ये मुझे बताइए कि अगर 3 नंबर मैं इनपुट ले रहा हूं, प्रोग्राम बना रहा हूं और उसमें से लार्जेस्ट मुझे मालूम करना है। ये मेन आया, ये स्टार्ट हुआ, बताइए भाई प्रोग्राम स्कैन एफ, 3 नंबर इनपुट ले ले भाई, %d %d मैंने एक साथ लेनी है तीनों, ठीक है, और m%a m%b और m%c, ठीक है, ये लिख लिया। और यहाँ पे मैंने इंटीजर डिफाइन कर लिया a, b, c। समझ में आ रही है बात बेटा? तो यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया a, b, c तीनों, अब तीनों इनपुट आ गए। अब अपने लार्जेस्ट नंबर को तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर a, b, c और एक और वेरिएबल लार्ज के नाम से ले लूँगा, ठीक है, एक वेरिएबल लार्ज या लार्जेस्ट के नाम से ले लेता हूँ। अब जरा सुनो, हम कैसे लिखते थे, इफ की कंडीशन होती थी। अगर मैं लिखता हूँ इफ a यानी कि पहला वेरिएबल इज ग्रेटर देन b, किससे बड़ा हो, b से, एंड का सिंबल ऐसे होता था, a इज ग्रेटर देन c, यानी कि a b से भी बड़ा हो और a c से भी बड़ा हो, तो क्या हो, आप यहां पे क्या लिखेंगे ऐसे करके, लार्जेस्ट। आप क्या लिखेंगे, जो लार्ज नंबर है a जो है वो लार्ज में ट्रांसफॉर्म हो जाए। समझ रहे हैं? आपने क्या लिख लिया, a को लार्ज में मूव करा दिया। पहली स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट इफ, अब b को चेक कर ले, b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो उस वक्त लार्ज में क्या चीज आ जाए, b आ जाए, ठीक है बेटा। और लास्ट में अगर नहीं हुआ, अगर ये दोनों फॉल्स हुए तो अंडरस्टूड है कि आपके पास कौन सा हो जाएगा, c जो होगा वो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी लिख ही ले आप, इफ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा ना, तो उसको फिर हम एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर c को भी लिख ले, c इज ग्रेटर देन a एंड c इज ग्रेटर देन a एंड c इज ग्रेटर देन b। तो ऐसी केस में लार्ज जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू c। ये तीनों लिख लिए। अब जब बाहर आएंगे यहां से तो मैं बाहर आके प्रिंट एफ कराऊंगा किस चीज को, लार्ज नंबर को, यानी कि %d और यहां पे क्या लिख लूंगा, लार्ज, ठीक है। ये एंड हुआ और यहां पे प्रोग्राम खत्म हो गया। ये बताइए कि पहले a चेक करेगा, अगर लार्ज होता है b से और c से तो a लार्ज में आ जाएगा, अगर याली कंडीशन सही होती है तो b आ जाएगा, और अगर याली सही होती है तो c आ जाएगा, और आखिर में लार्ज को इससे क्या कराया, प्रिंट कराया। अब जरा देखें इसी स्टेटमेंट का एल्गो कैसे लिखा जाएगा, एल्गोरिथम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट, स्टेप 1, लेट 3 नंबर्स, 3 नंबर, इन्होंने इनकी वैल्यूज भी दे दी, आप चाहें तो दें चाहे ना दें, आप ABC लिख लें कि लेट कर दिया इन्होंने, द 3 नंबर्स आर, और लेट लिखा जाता है याद रख के जब भी वैल्यूज असाइन की जाती है या सपोज की जाती है। 3 नंबर्स आर A, B एंड C। अब स्टेप 2 में जो पहला स्टेप यहाँ पे इनपुट ले लिया आपने, असाइन कर दी वैल्यूज, पहले स्टेप के अंदर किसको चेक कर रहा हूं मैं, A को चेक कर रहा हूं ना कि A इज द लार्जेस्ट और नॉट। तो बताइए कहाँ का है, चेक A इज द लार्जेस्ट नंबर, ये चेक कर। तो देखिए कैसे चेक कर रहा है, इफ A इज ग्रेटर देन B, कि अगर A B से बड़ा हो, एंड A इज ग्रेटर देन C, A B से भी बड़ा हो और A C से भी। तो बताइए ये सब में बड़ा हुआ ना,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए को किस में मूव करा देंगे हम, लार्जेस्ट में। ए को किस में मूव करा देंगे, लार्जेस्ट में। अभी बताइए अगर ये कंडीशन ठीक होती है, ट्रू होती है, तो मैं आऊंगा इस वाले हिस्से पे, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर मैं इधर नहीं आऊंगा, फिर मुझे जंप करके किधर आना पड़ेगा, अदरवाइज पे आना। यानी कि इफ स्टेटमेंट एल्गोरिथम में इफ आता है, देन आता है और अदरवाइज आता है। इफ, देन और अदरवाइज, देखिए ये इसके रिजर्व वर्ड्स हैं। तो अब ये बताइए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर ए बी से बड़ा हो और ए सी से बड़ा हो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये ए बी से बड़ा हुआ और ए सी से बड़ा हुआ, अगर ये चीज ट्रू हुई तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए लार्ज में चला जाए, तो ए लार्ज में चला गया। और जाने के बाद फिर जब ये नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, स्टेप कौन सा, स्टेप 3 पे, तो बताइए यहां पे क्या लिखा है, गो टू स्टेप 7। बताइए स्टेप 7 पे क्या किया जा रहा है, लार्ज को प्रिंट। यानी कि फिर मुझे इन तमाम स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा, स्किप कर देना होगा। मैं इन स्टेप्स को यूज नहीं, लेकिन यहां पे आप ये जानते हैं कि हम डायरेक्टली इसको सेंड नहीं कर रहे हैं, हम इन स्टेप्स को भी यूज कर रहे हैं। तो प्रोग्राम में तो आप इस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन एल्गोरिथम की एफिशिएंसी इस बेस पे कि बताइए अगर ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो लार्जेस्ट पे आएगा और लार्जेस्ट पे आएगा, इसको प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद स्टेप 3 से आके जंप करके नीचे 7 पे लार्जेस्ट को प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स होने का मतलब क्या है कि अब फॉल्स होने का मतलब क्या है कि ये आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, स्टेप 2 हो गया ना। अगर ये फॉल्स हुआ, यहां पे क्या है, अदरवाइज। अगर फॉल्स हुआ, अगर ये चीज फॉल्स हुई तो आप कहां पहुंचेंगे, अदरवाइज पे पहुंचेंगे। और अदरवाइज पे स्टेप क्या लिखा है, 4। तो अगर ये फॉल्स हुआ यानी कि ए बड़ा नहीं हुआ, तो ये स्टेप 4 पे आएगा और यहां से जंप करेगा, 2 से जंप करके 3 को स्किप करके स्टेप 4 पे आके बी को चेक करना शुरू करेगा। अब बताइए बी को चेक करेगा, बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ये ट्रू होता है तो बी लार्जेस्ट में कर देगा। अगर ये ट्रू हुआ, लार्जेस्ट में करने के बाद जब ये नेक्स्ट स्टेप पे आएगा तो ये इसको स्किप करके 7 पे आएगा और लार्जेस्ट प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो ये कहां जाएगा, अदरवाइज पे जाएगा। और अदरवाइज पे स्टेप कौन सा दिया गया है, 6। तो अदरवाइज से 5 स्टेप को स्किप करके 6th स्टेप पे आएगा। तो देखिए इफ स्टेटमेंट लिखी कैसे आती है कि इफ गिवन कंडीशन, इफ इट इज ट्रू, देन अगर वो कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है देन वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक्शन। अदरवाइज दूसरे स्टेप के ऊपर आप भेज रहे हो। तो यहां पे इफ को हैंडल करने के लिए इफ आता है, कंडीशन आती है, देन आता है, ऑपरेशन आएगा, यहां पे ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, और अदरवाइज आएगा कि अगर ये ना हो तो क्या करा जाए। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से करके कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा। सर इसमें स्टेप 5 का क्या पर्पस है? स्टेप 5 का, जी सर। देखें जब स्टेप 4 एग्जीक्यूट करेगा तो बताइए इफ बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन सी, जब इसको एग्जीक्यूट कर लेगा और ये ट्रू हो गया, क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो ट्रू के अंदर क्या होगा, बी लार्जेस्ट में चला जाएगा। अब ये बताइए कि क्या ये लार्जेस्ट में जाने के बाद आगे की तरफ जाएगा या नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, बोलो। नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। आगे तो नहीं जाएगा ना, आगे तो उस वक्त जाता जब ये कंडीशन फॉल्स होती। तो जब ये नेक्स्ट स्टेप पे आएगा तो नेक्स्ट स्टेप का मतलब क्या है कि वैल्यू मेरे पास लार्जेस्ट की आ चुकी है, तो मुझे तमाम चीजों को स्किप करके डायरेक्टली जंप कर जाना है 7th स्टेटमेंट पे, जहां पे क्या लिखा होगा, लार्जेस्ट प्रिंट हो रहा होगा। यही काम यहां पर भी किया, देखो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन सी, लार्जेस्ट को मूव कराया, मूव कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3 में इसने क्या क्या कह दिया, गो टू 7। यानी कि हुआ क्या, देखो आपने 3 नंबर है, आपने पहले नंबर को चेक कर लिया, आपको नजर आ गया दोनों से बड़े, तो बाकी 2 को चेक करने की जरूरत है नहीं, तो आप पहले ही नंबर को कहेंगे कि लार्जेस्ट है और प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो देखो हर क्वेश्चन के एंड के ऊपर ये गो टू स्टेप 7 पे भेज रहा है। देखिए यहां पर भी स्टेप 7 पे भेज रहा है, यहां पर भी स्टेप 7 पे भेज रहा है, और तीसरा तो खुद ही स्टेप 7 पे आ जाएगा होगी। तो इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे ना 1-2 दफा, तो फिर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। देखिए भाई नेक्स्ट, मास एंड द फोर्स, एम और एस। आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालो तुम के कितना होगा।
एक मूविंग गिवन क्या है, उसका मैस इनपुट आ रहा हो और उसकी फोर्स है, तो आप जानते हैं F इज इक्वल्स टू एम में होता है, तो A इज इक्वल्स टू एफ बाय एम होगा। तो अब ये बताइए कि मैं फोर्स इनपुट लूंगा, मैस भी इनपुट लूंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो देखो फोर्स और मैस इनपुट आएंगे, रिक्वायर्ड आउटपुट एक्सेलरेशन है, और डिवाइड कर देंगे फोर्स और मैस को एक दूसरे से। तो एल्गोरिथम देखिए, स्टेप 1 पे स्टार्ट किया, लेट किया मैस, अब ये नंबर्स लिख लें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 12 हो गया। उसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन, स्टेप 2 की हेडिंग क्या है, कैलकुलेटिंग एन एक्सेलरेशन, तो A इज इक्वल्स टू एफ बाय एम आया, A कैलकुलेट हो गया, आउटपुट A को दिया और फिर स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब अगर आप इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम भी ऐसा ही होगा कि सबसे पहले मैथ्स और फोर्स ये यूजर से आप स्कैनएफ के थ्रू इनपुट लेंगे, ये स्कैनएफ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे और फॉर्मूला लिखा है प्रिंट एफ ए को करा लेंगे तो प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो आपने स्टेप्स बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बेटा देखिए, जब हम क्यूब की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड जो होता है उसके अंदर तीनों साइड्स, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें, ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होते हैं, यानी कि इसका वॉल्यूम जो होता है वो एल क्यूब के बराबर होता है। तो अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एल लेंथ की वैल्यू पता हो, सिर्फ एल की, तो तुम उसका क्यूब लेके वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो स्टार्ट कैसे लिया है, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब इज एल है, सपोज लेट कर रहा है ये, तो तुम यूजर से इनपुट भी ले सकते हो ये। फिर आपने फॉर्मूला लिख लिया v इज इक्वल्स टू एल क्यूब, यानी कि इसको आप कैसे लिखेंगे, एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल। जब आप यूँ करेंगे तो ये इसका क्यूब कैलकुलेट करके वॉल्यूम में डाल देगा, फिर वॉल्यूम को आप क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। तो इसके सिर्फ 4 स्टेप्स हैं जिसमें ये सॉल्व होगा। प्रॉब्लम 5, ये भी आसान सा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने मालूम करना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जो है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि बेस और हाइट ये दो आपको क्या देने पड़ेंगे, इनपुट, और एरिया जो होगा वो आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। तो देखिए इनपुट आउटपुट सारी चीज़ें लिख दी आपने, प्रोसेसिंग मल्टीप्लाई हाइट विद बेस एंड डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ स्टार्ट किया पहले, लेट बी, एच और बी, ये देख रहे हैं हाइट और बेस ये दोनों इन्होंने लेट किए, कैलकुलेट किया फॉर्मूला लगाकर, जो रिजल्ट आया उसके अंदर ए को इन्होंने क्या कर दिया, आउटपुट कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये भी समझ में आ गया होगा, इतना मसला नहीं हुआ। ठीक है ना बेटा, तो ये मेथड होते हैं, यानी कि 4 स्टेप्स एल्गोरिथम में लिखे, आप इस एल्गोरिथम को रीड करके बता सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अगला देखें, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपने देखिए रीड मार्क्स, आपने मार्क रीड करना है, एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है उसका मार्क्स, और फिर प्रिंट कराना है ग्रेड इन फॉर्म ऑफ लेटर, यानी कि ये प्रिंट करा देना है कि उसकी ग्रेड ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इस कैलकुलेशन के ऊपर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मार्क इनपुट लोगे, आउटपुट क्या होगा, उसकी ग्रेड होगी जो लेटर ग्रेड का आ रहा है, और प्रोसेसिंग में क्या होगा कि जो भी मार्क्स आया है उसको तुम कंपेयर करोगे इस क्राइटेरिया से, और जो भी देखिए चेक इन विच रेंज, ये चेक करेंगे आप कि कौन सी रेंज में ये मार्क्स जो है वो लाई कर रहा है, फॉल कर रहा है, और जिसमें फॉल कर रहा होगा उसी के रिलेटिवली लेटर ग्रेड जो है वो प्रिंट कर देंगे। अब अगर आप देखें इसके अंदर, बेटा बात समझ में आ रही है, देखें स्टार्ट किया आपने पहले स्टेप 1, यूजर से मार्क्स इनपुट ले लिया एम, ठीक है, आपने मार्क्स एम इनपुट ले लिया। अब कंपेयर कराया उसी मार्क्स को किससे, M80 से, कि लेट मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। किसी का माइक खुला हुआ है बेटा, बंद कर, किसका खुला है, जो भी जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर दे बेटा। अच्छा स्टेप 3, अगर ये चीज ट्रू होती है तो देन प्रिंट ग्रेड A+ होगा, अदरवाइज पे नहीं जाएगा, यहीं से ही जब करेगा स्टेप 3 पे, और स्टेप 3 के ऊपर कहाँ जा रहा होगा, बिल्कुल एंड के ऊपर, लास्ट पे जा रहा होगा। देखते हैं आपकी बात समझ में आती है। देखिए स्टेप 13 में क्या लिखा है, स्टॉप, यानी कि बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं, अगर उसके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 हुए, यानी कि 84 मार्क्स हुए, तो ऊपर वाली कंडीशन में ग्रेड A1 प्रिंट करेगा, और
और प्रिंट करके नीचे ऑनवर्ड्स आगे मूव कर जाएगा। तो यहां पर ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा। अब स्टेप 4 है ये, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अदरवाइज पे जाएगा। अब ये बताइए अदरवाइज का मतलब क्या है कि जो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा 3 के बाद 4, क्योंकि 3 स्टेप से 4 पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि 3 के ऊपर तुमने जंप करा दिया इसे। तो यहां पे अदरवाइज पे गो टू स्टेप क्या कर रहे हैं ये 4, यानी कि यहां पे अगर अदरवाइज हुआ तो आप कौन से स्टेप पे आ रहे होंगे, स्टेप 4 पे आ रहे हैं। अब 4 पे कंपेयर करेंगे मार्क्स फॉर 70। इफ m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 देन प्रिंट ग्रेड ए। जब ग्रेड ए प्रिंट कर देगा तो फिर ये अगली लाइन पे आएगा स्टेप 5 पे और 13 पे जाके बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ तो ये जंप करेगा अदरवाइज के ऊपर, गो टू स्टेप 6 यानी कि अगले स्टेप पे आ जाएगा जिसमें अगला नंबर चेक होगा। तो समझ में आती है बात बेटा? अब देखिए कैसे चेक होगा, m इज ग्रेटर देन 60 देन प्रिंट ग्रेड बी। अगर फॉल्स, अच्छा ग्रेड बी प्रिंट कर दिया, करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप 7 पे आएगा, 13 के ऊपर जंप करके एंड कर देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये देन पे नहीं आएगा, फिर ये जंप करेगा अदरवाइज पे, और अदरवाइज इसे कौन से स्टेप पे लेके आएगा, स्टेप 8 पे लेके। तो इसको आप चेंज करके अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो देखिए एक ही कंडीशन के ऊपर सारे बंदे चले जा रहे हैं, और आखिर में स्टेप 13 के ऊपर आएगा कंपेयर द मार्क्स। यहां तक 12 तक आने के बाद आखिर में देखिए कंपेयर द मार्क्स इफ m इज ग्रेटर देन ग्रेड ई अदरवाइज प्रिंट अनग्रेडेड। आखिर में एंड जो है वो अनग्रेडेड। देखिए अगर मैं पीछे आऊं तो यहां पे देखिए अगर 33 से कम नंबर है तो अनग्रेडेड प्रिंट। तो बताइए अगर ये 33 से ज्यादा हुआ तो ग्रेड ई प्रिंट करेगा, अदरवाइज क्या प्रिंट करेगा, अनग्रेडेड, और फिर प्रोग्राम को ये खुद ब खुद क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो दैट इज हाउ वी कैन अप्लाई द रूल्स ऑफ इफ देन अदरवाइज। तो देखो तुमने क्या चीज सीखी, तुमने ये सीखा कि जब भी मेरे प्रोग्राम में कोई कंडीशनल स्टेटमेंट आती है जिसमें इफ इस्तेमाल हो, तो उस कंडीशनल स्टेटमेंट को मैं एल्गोरिथम में कैसे हैंडल करता हूं। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? जी सर। अच्छा, इसके बाद देखिए अगला प्रोग्राम, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ द गिवन नंबर। एक नंबर है उसका आपने एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि मैं तुमसे कहता हूं कि भाई 5 की, देखो अच्छा एक काम ये करते हैं, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं जिससे आपको एल्गोरिथम समझ में आएगा। यूजर से एक नंबर इनपुट लें और मैसेज डिस्प्ले कराएं कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन, अगर नंबर जो है, एक यूजर से नंबर इनपुट लेंगे आप, यूजर से एक नंबर आप क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, और नंबर इनपुट एक नहीं 2 नंबर इनपुट लेंगे, या चले एक ही नंबर इनपुट लेंगे, और जो नंबर आपने इनपुट लिया है वो 1 से 100 के दरमियान है, और जो आपने नंबर इनपुट लिया है इसको आप प्रिंट कराना है कि वेदर द नंबर इज मोर देन 50 और लेस देन 50। ये मैसेज डिस्प्ले कराना, लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50, ये मैसेज डिस्प्ले कराना। तो बताइए मैं प्रोग्राम कैसे, जो नॉर्मल प्रोग्राम बनेगा उसमें हम कैसे बनाएंगे, एक मेन होगा, यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, इंट इनपुट ले रहा हूँ इंटीजर ए, स्कैनफ कर ले, ठीक है, और कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करा रहा, मैं डायरेक्टली स्कैनफ कर रहा हूँ, %d %a, ये इनपुट आ गया वेरिएबल ए में। अब मैंने चेक करना है, मैसेज डिस्प्ले कराना है इफ, ठीक है, क्या कंडीशन है, ए इज ग्रेटर देन, या चले ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हो तो क्या किया जाए, क्या 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 प्रिंट करा दूं, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करा दूं, नंबर इज
ग्रेटर और इक्वल टू 50। आपने ये मैसेज डिस्प्ले करा दिया इसमें, ठीक है। यहां पे ये वाला मैसेज आके ये चीज कंप्लीट हुई, ये इफ आया। दूसरी स्टेटमेंट कब प्रिंट होगी? एल्स में। तो एल्स में मैंने क्या लिखा, क्या चीज प्रिंट कराऊंगा एल्स में? प्रिंट एफ नंबर इज लेस देन 50। और यहां पे आपने प्रोग्राम को क्या कर दिया? एंड कर दिया, ये एंड कर दिया। अब आप ये बताइए कि इस प्रोग्राम को अगर हम देखें और इस प्रोग्राम का अगर हम एल्गोरिथम लिखें, तो इस एल्गोरिथम में इफ स्टेटमेंट आ रही है। अब देखिए इफ को हैंडल कैसे करेंगे। पहले आएगा स्टार्ट। स्टार्ट किस पे आएगा? स्टेप 1 पे, ठीक है। अच्छा, जब आप स्टेप 1 पे स्टार्ट करेंगे तो मुझे क्या चीज लेना है? इनपुट लेना है। तो मैं क्या लिख लूंगा यहां पर? लेट ए इज अ नंबर, ठीक है। ये आपने लिख लिया, ए इज अ नंबर, ठीक है। ये आपने लेट कर लिया, इनपुट आ गया। स्टेप 2 क्या होगा? इनपुट लेने के बाद अब आपने कंडीशन अप्लाई करना। अब कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए कैसे लिखूंगा मैं? इफ ए, अब स्टेप 2 में यहां पे लिख लेंगे चेक वेदर द नंबर इज ग्रेटर और लेस। यहां पे लिखा जा सकता है कि चेक नंबर इज मोर देन 50, ठीक है। अब देखो कैसे लिखते थे? इफ नंबर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। देख रहे हैं बेटा, यहां पे मैंने इक्वल टू ये वाला बनाया क्योंकि मैथमेटिकल है ये तो हम अपने मैथमेटिक्स के लिए, अपने समझने के लिए लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये वाली चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का था। अगर हो देन क्या हो भाई? तो फिर क्या करें हम? प्रिंट कर दें किस चीज़ को? अब यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे बेहतर है ये है कि आप यहाँ पे क्या लिखते हैं? आउटपुट। क्या आउटपुट देते हैं आप? क्या आउटपुट लिख लेते हैं? नंबर, ये वाला आउटपुट यहाँ पे रखते हैं, नंबर इज ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। और फिर लिखते हैं, यहीं से ही आगे कंटिन्यू करना है। और क्या लिखेंगे? 1 मिनट, हाँ देखें। अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अदरवाइज क्या हो? अगर ये होता है तो ऐसा आ जाए। ये स्टेप 2 पे चल रहा है ना। अदरवाइज यहां पे कौन से लिखेंगे? गो टू, यहां पे आएगा लाइन नंबर, कौन से स्टेप पे जा रहे हैं। अच्छा, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, अब जरा इसको समझिएगा। स्टेप 3 को कैसे लिखेंगे बताइए? अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये इसे प्रिंट करके यहां से बाहर आ जाएगा, और बाहर निकलने के बाद ये कौन से स्टेप पे पहुंचेगा? स्टेप 3 पे। तो स्टेप 3 पे मुझे जंप कराना होगा, गो टू एंड। यहां पे किधर जंप कराना होगा मुझे? एंड पे, क्योंकि मेरा काम हो गया ना, नंबर इज ग्रेटर देन। तो यहां पे मुझे जंप कराना होगा गो टू एंड। अब मुझे लास्ट स्टेप का तो नंबर ही नहीं पता ना, तो यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे आएगा स्टेप 4। अगर ये फॉल्स होती है कंडीशन, ये ट्रू होती है, तो यहाँ पे आके लास्ट में जंप कर जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो गो टू किस पे आ जाएगा? ये स्टेप 4 पे आ जाएगा, यानी कि ये वाले स्टेप पे आएगा। अब जब इस स्टेप पे आएगा तो इस स्टेप पे मैंने चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या करूँगा? यहाँ पे मैं करूँगा आउटपुट, क्या प्रिंट कराऊँगा? नंबर इज लेस देन 50, ठीक है बेटा। और अब यहां पे आया स्टेप 5, और यहां पे देखिए स्टार्ट था तो यहां पे क्या लिखा जाता था? स्टॉप।
तो इसका मतलब क्या है, स्टेप 5 आ रहा है ना, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, गो टू स्टेप 5। तो अब ये बताइए, अगर ये ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट करने के बाद स्टेप 3 पे आएगा और स्टेप 5 पे जंप करके क्या कर जाएगा, एंड कर जाएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो फिर ये यहाँ पे आएगा और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करेगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस की थोड़ी सी ज़रूरत है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर तरीके से आप इसको बना के कर सकते हैं। हाँ बेटा, समझ में आई आप लोगों को? एक चीज़ जो कि हम देख रहे थे, अब ये एक्सपोनेंट वाला है, तो सिर्फ 2 मिनट मुझे दो, ये भी मैं जल्दी से समझा दूँ आखिरी, फिर बाकी का जो है ना वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे। ज़रा सा इसको ज़रा सा समझिएगा। नहीं, बल्कि ये एक्सपोनेंट वाला है, ये वाला अब जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ तक आ गया आपके पास। अब जो क्वेश्चंस हैं ये वाले, ये क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं लूपिंग से रिलेटेड। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? लूपिंग से। तो लूपिंग जो है वो फिर मैं बाद में समझाऊंगा। अभी तक जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं इसको आप बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करें। तो आपने क्या क्या करना है, एक छोटा सा होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ। आपने क्या करना है कि ये जो कंडीशंस आपको दी गई हैं, इन्हीं कंडीशंस का आप पहले प्रोग्राम बनाएंगे पूरा सी लैंग्वेज के अंदर, और उसी लैंग्वेज का आप एल्गोरिथम, ठीक है, वो लिखेंगे। कौन से का? रीड मार्क्स वाला। ये आपका होमवर्क है। आप क्या करेंगे, पहले एक प्रोग्राम बनाएंगे और इसका एल्गोरिथम लिखेंगे, और होमवर्क के अंदर करेंगे ये कि जब आप ये कर लें तो आपस में इसको शेयर कीजिएगा, एक दूसरे से शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो वहीं पे रिजॉल्व हो जाए, फिर मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक है बेटा? कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिए। कोई सवाल अगर हो तो बता दीजिए। मार्क्स अपनी तरफ से इनपुट कर दें। फिर से बोलो, आवाज नहीं आई।